लेबर लॉ की लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस होता है और साथ ही साथ अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं कि जो ये रजिस्ट्रेशन होता है उसको रजिस्ट्रेशन करने का काम करता है रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कैसे होता है, रजिस्ट्रार को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं और उन शक्तियों का पूरा जो विवेचना होता है ना वो करना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और एलएलबी की क्लास हिंदी में सिर्फ और सिर्फ ऑडियो क्लास सुन करके आप एक प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट्स हैं, इसमें साथ ही साथ धाराएं हैं, इसमें केसेस हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होते हुए करते हुए मैं आपको एक पूरा फॉर्मेट बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले नोट डाउन करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रार की शक्तियां पूर्ण रूपेण प्रशासनिक है। व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को व्यवसाय संघ का चुनाव करने, अधीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसके अंतर्गत रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे होती है, रजिस्ट्रार की शक्तियां क्या हैं, उसकी विवेचना करना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड आता है, वो क्या है, तो वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है, उसके लाभ और उसके हानि क्या है। तो दोनों हम साथ ही में देखेंगे क्योंकि दोनों लिंक्ड क्वेश्चन है। कैसे लिंक्ड है आपको ये आंसर पूरा सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना रजिस्ट्रार की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। तो जब कोई भी ट्रेड यूनियन गठित किया जाता है, नियमानुसार उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो इस रजिस्ट्रेशन का काम करता है रजिस्ट्रार। यानी रजिस्ट्रार जो होता है वो हर राज्य में एक सरकार द्वारा नियुक्त एक पोस्ट होती है। तो अधिनियम की धारा 3 में जाइएगा, इसमें दिया गया है नियुक्ति संबंधी उपबंध। सरकार द्वारा इसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। उसमें रजिस्ट्रार के कार्य में कौन कौन सहायता करेगा, प्रधान रजिस्ट्रार कौन होगा, उसकी देखरेख में कौन कौन कार्य करेगा, कौन उसके नियंत्रण में होगा, उसको क्या क्या कार्य सौंपे जाएंगे, उसके क्षेत्राधिकार कौन से होंगे, उसकी नियुक्ति का समय कितने दिन का है, उसके अतिरिक्त सहायक कौन है, उसके अधिकार। धारा 3 के तहत ही सरकार द्वारा हर एक क्षेत्र में एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है और उसके अधीनस्थ कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। उनका कार्य का बंटवारा किया जाता है, उनका क्षेत्राधिकार, रजिस्ट्रारों की संख्या कितनी होगी, परिस्थितियां क्या होंगी, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। लेकिन अब बात आती है पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को शक्तियां कौन सी दी गई हैं। तो रजिस्ट्रार का प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी कार्य है रजिस्ट्रेशन करना, कि आवेदन पत्र जो दिया गया उसकी जाँच पड़ताल कर ले कि उसमें सारी चीज़ें फिल सही से। बताना होगा कि रजिस्ट्रार किसी व्यवसाय संघ के नए पदाधिकारी जो है उनके निर्वाचन की वैधता के संबंध में उद्देश्य की जांच करता है, पदाधिकारियों के नाम अंकित करता है, फिर समुचित समय पर उनका अनुपालन करवाता है। और ये सब उसके पूर्णतः उसके क्षेत्राधिकार के भीतर ही ये सारे कार्य होते हैं। तो ये सारे सब क्या है, उसकी शक्तियाँ हैं। और इन सारी चीज़ों को वो एक अभिलेख के रूप में अपने कार्यालय में सुरक्षित भी रखता है, ताकि कल को अगर कोई उसके काम को न्यायालय के समक्ष चुनौती दे तो उनको ये सारी चीज़ें दिखा करके न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने पे मदद मिल सके। अब इसमें केस है इन रे इंडियन स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन AIR 1936 का। इसके मामले में रजिस्ट्रार ने संघ को रजिस्ट्रीकृत करने के संबंध में इस आधार पर इंकार कर दिया कि रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र में एक दूसरे के संघ के गठन के प्रयास का उल्लेख किया गया। आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का आदेश देने में रजिस्ट्रार ने संघ के सचिव द्वारा बंगाल सरकार को लिखे गए एक पत्र में हवाला दिया और कहा कि दूसरे संघ की साधारण सभा द्वारा सरकार के पास संपर्क करने और इस बात का आग्रह करने का निर्देश दिया गया है कि धारा 16 के अधीन अन्य संघों को विधि विरुद्ध घोषित करने की अधिसूचना को वापस ले लिया जाए। इसलिए रजिस्ट्रार ने ऐसा किया। दूसरा केस था पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ बनाम तृतीय जिला न्यायाधीश फर्रुखाबाद तथा अन्य का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था कि उच्च न्यायालय रेलवे के जनरल मैनेजर को चुनाव संपन्न कराने के लिए प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं कर सकती और यूनियन के चुनावों का पर्यवेक्षण प्रावधान के प्रशासन और यूनियन का रजिस्ट्रार जो है वो ही करेगा। इस तरह से आपने देख लिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कैसे होता है, कौन से एक्ट के तहत, कौन से सेक्शन के तहत, और इसके साथ ही साथ उसको पावर्स कौन सी मिली है, पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार कौन कौन से हैं। अब इसी से जो लिंक करके दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो उससे पहले आपको लास्ट में इसमें कंक्लूड करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार की शक्तियाँ पूर्ण रूपेण प्रशासनिक है और व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार को व्यवसाय संघ का चुनाव कराने या अधीक्षण करने या संचालित करने की शक्ति नहीं दी गई है। रजिस्ट्रार के विरुद्ध वाद भी लाया जा सकता है, ये अधिनियम में कहा गया है, चुनौती दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्टेट द स्ट्रक्चर एंड प्रोसीड्यूर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी से आप क्या समझते हैं और इसके स्वरूप और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। तो इसमें श्रमिक संबंधों को
तो इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके पहले आपको ये वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे कॉपी पे नोट्स बना करके उसका PDF आपसे शेयर कर दूंगी। अपना नंबर दे दूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो एक और केस मेंशन कर सकते हैं। ये है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन गोरखपुर और अन्य बनाम डिप्टी लेबर कमिश्नर डिप्टी रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन गोरखपुर और अन्य। इस मामले में कहा गया था कि व्यवसाय संघ अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है ना कॉमन लॉ अधिकार है। व्यवसाय संघ अधिनियम की योजना के अंतर्गत चुनाव को व्यवसाय संघ अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि ये स्पष्ट है कि कानून में अधिनियम के अधीन संपन्न चुनावों को चुनौती देने हेतु किसी भी मशीनरी का प्रावधान नहीं किया गया है और रजिस्ट्रार के विरुद्ध पक्ष या अन्य लोगों